आज की ताजा खबर। नमस्कार। हरकारा न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश त्यागी और हम लोग बात कर रहे हैं हरकारा न्यूज़लेटर की, जो टेक्स्ट और ऑडियो की शक्ल में आपके पास आता है। मेरे साथ हैं राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। और आज की जो पहली खबर है वो अहमदाबाद में पिछले महीने हुई विमान दुर्घटना को लेकर है, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है। और उसपे हमने एक जो कल वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर आई थी, उसका हमने ज़िक्र किया था। पर आज सुबह जो है वो उसकी प्राथमिक रिपोर्ट 2 अखबारों में हम देख रहे हैं। इसमें अ, जो बताया गया है कि जो जो हवाई जहाज में जो प्लेन में एक कट ऑफ और रन वाला जो स्विच होता है, उसके बीच में चीज़ें हुई थी। उसमें पायलटों के बीच में बातचीत है कि ये तुमने बंद किया, तो दूसरा पायलट कह रहा है कि नहीं, ये जो ब्लैक बॉक्स से जो बाद में जो डेटा निकल कर आया है, उसके आधार पे ये बात कही जा रही है। और ये ये इस रिपोर्ट पे नहीं आया है कि ये जो स्विच किया गया, कट ऑफ मतलब कि इंजन को बंद करना और चालू करना, तो हवाई जहाज उड़ा और उसके बाद उसका इंजन को एकदम से बंद कर दिया गया, फिर वो दोबारा से चालू किया गया। तो वो जानबूझकर किया गया या वो किसी और गलती से हुआ। अ अ, जब वो इंजन का जब रैकेज देखा गया, जब मलबा देखा गया, तो उसमें वो चालू बताया गया कि वो चालू है। तो इसमें ये जो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, जो मैं देख रहा हूँ, उसमें ये सबसे क्रूशियल पार्ट है इसका कि बोइंग 7878 का जो इंजन फ्यूल है, जो कंट्रोल स्विच होता है, वो रन से कट ऑफ में चला गया। 1 सेकंड 1 सेकंड और दोनों साथ ही हो गए। दोनों 2 इंजन होते हैं, दोनों ही साथ ऐसा हो गया। और उसके बाद जो है दोनों स्विचेस जब मलबे में मिले तो उसमें वो चालू स्थिति में थे। डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट भी दरअसल ये कहती है कि ये और वो बोइंग की तरफ से जो सोर्सेस चाहिए, उनका जिनका नाम तो नहीं लिया गया है, जो आज के हरकारा में है, और उसमें कहा गया है कि ये गलती शायद इसमें पायलटों की थी और ये बोइंग के जहाज में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये घटना भी पहली बार हुई थी। एक्सप्रेस ये कहता है कि दीज फ्यूल स्विचेस आर यूजुअली मूव्ड ओनली व्हेन एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड, क्योंकि ये दोनों स्विच तभी किए जाते हैं जब ये जमीन पर होता है। और पर जब वो हवा में आ जाता है तो उसके बाद ये स्विच जो है नहीं छुए जाते इसके इसके हिसाब से। और इसको लेकर कोई 2018 में एक कोई वार्निंग जैसी कुछ आई थी कि ये ऐसा कभी कुछ हो सकता है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर जो है, क्या वो अपने आप में बंद हो सकता है। और उसके इंस्पेक्शन वगैरह जो मैंडेटरी थे, नहीं मैंडेटरी नहीं थे, पर वो सिर्फ एडवाइजरी थे कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए कि पर देखना चाहिए इसको। तो वो एयर इंडिया ने नहीं किए थे। एक्सप्रेस की रिपोर्ट ऐसा कहती है। और जैसे ही ये हुआ कि जब इंजन बंद हुआ तो एक रैम एयर टरबाइन जो होता है, जो कि रैट बोलते हैं उसको, तो वो शटडाउन के बाद तुरंत चालू किया गया, पर वो भी शायद ठीक से चालू नहीं हो सका। इसके बारे में हम लोग विस्तृत से आगे रिपोर्ट करेंगे, ताकि ये समझ में आ सके, और ये इसको लेकर काफ़ी आज चर्चा लगातार बनी रहने वाली है। पर पहले जो आज का जो हमने जो उसमें रिपोर्ट किया है आज के हरकारा में, वो जिसमें पायलटों की तरफ इशारा किया गया कि उनकी गलती थी, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी है, जिसमें ये कहा गया है कि अ, पायलटों की कार्रवाई पर उनका ध्यान और जांच केंद्रित है। वो कह रहे हैं कि मशीन की गलती नहीं है। तो और दूसरी बात ये कि जब जहाज जाके गिरा वहाँ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे, तो उसकी जो हालत वहाँ पे चालू बताई गई थी कि वो चालू। तो ये जाँच जो शुरुआती आई है इसकी, ये अभी पूरी नहीं है। इसके आगे भी ये चलती रहेगी मेरे ख्याल से। और जो ज़्यादातर जो केंद्र में ये बात है, तो ये जो अभी तक लंबे समय से लोगों में इस बात को लेकर अंदेशा था कि हुआ क्या था और क्यों इस तरह की चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें अब सामने आनी शुरू हुई हैं।
और पायलटों को लेकर भी अगर ये, और फिर कल जब ये WSJ में खबर आई तो सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें उनके बारे में उठी कि ये अमेरिकी जो है वो भारतीय लोगों पे, दोनों पायलट क्योंकि भारतीय हैं और दोनों का खासा अनुभव था। दोनों की जाँच हुई थी, उनकी जाँच होती है जब लंबी उसपे, मतलब कि वो उनकी फ़िटनेस को लेकर ये जाँचने के लिए कि वो किसी नशे के प्रभाव में नहीं हैं। तो दोनों ही प्रोफ़ेशनल थे, काफ़ी लंबा समय उन्होंने उड़ानों में बिताया था। सभरवाल जो थे उनका तो 10,000 घंटों से ज़्यादा का अनुभव था उड़ाने का, और जो दूसरे थे उनका 1000 से ज़्यादा घंटों का था। उसमें ये भी बताया गया कि जो क्लाइव कुंदेर जो थे वो जहाज उड़ा रहे थे और सभरवाल थे वो मॉनिटरिंग के रोल में थे। तो वो रोल भी उनके बीच में जो बदलते रहते हैं उसको भी वो रेखांकित किया गया है इसमें। तो ये आज की अभी की खबर है जो सुबह भारत से जो प्राथमिक रिपोर्ट आई और कल जो WSJ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका में खबर छपी, जिसको लेकर लगातार बात हो रही है। ये भी समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसमें बहुत सारे स्टेक्स हैं, जैसे कि WSJ ने कहा कि बहुत दांव लगे रहते हैं। वो चाहे जो हवाई जो उड़ान वाली कंपनी है जो कि एयर इंडिया है, तो जहाज कंपनी है वो बोइंग है, और उसके बीच जो उनका स्टाफ और उनके बाकी जो चीज़ें हैं जिसको लेकर बार-बार शायद सवाल उठेंगे, तो जाँच जहाँ-जहाँ घूमती जा रही है और उसको लेकर खासा और उसमें एक और जो बात WSJ ने कही कि अ, भारत, जब उन्होंने कहा कि डेटा और ये सब अमेरिका में मंगवाइए, तो उसको लेकर भारत से ये हुआ कि हम नहीं शेयर साझा करेंगे। तो ये सारी जाँच यहीं पर भारत में हुई, और यहाँ जो जाँच करने वाली एजेंसी वो भी नई बनी है, उसका भी एक मेंशन है कहीं। तो ये कुल मिला के इसके लिए टॉकिंग पॉइंट्स अभी के हैं। इसमें जब आगे होगा तो उसको ज़रूर हम आगे भी अपडेट करेंगे। दूसरा जो खबर, फिर मैं जल्दी से सुर्खियाँ पढ़ देता हूँ क्योंकि ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ अभी के हिसाब से ये थी। मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल होने के बाद जो है वो थोड़ा-सा आराम करना चाहिए, और दोनों ही नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत इस सितंबर में दोनों दोनों ही 75 साल के होने वाले हैं। अब ये साफ नहीं है कि वो अपने बारे में कह रहे थे या उनके बारे में कह रहे थे या दोनों के बारे में कह रहे थे। मोदी जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं उसके लिए खर्च और उसके एलोकेशन प्रावधान जो है बढ़ाया गया है। 500 रुपए के जो नकली नोट है उनमें 37% की इस साल पिछले 1 साल में बढ़ोतरी हुई है। और श्रीनगर में मीरवाइज़ उमर फारूक नज़रबंद किए गए शुक्रवार को, और वहाँ पे जो शहीद दिवस की तरह से मनाया जाता है उसके पहले उनका खुतबा रोका गया। बिहार में लगातार जो फॉर्म भरने और डर और वोट देने के अधिकार को लेकर परेशानी है, गिनती में शामिल होने को लेकर जद्दोजहद है, और एक सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर लगाते एकदम से हमले और निशाने पे उनको लिया जा रहा है, क्या वो बिहार चुनाव में मुद्दा बनेगा? और फिर लवासा जो पूर्व में चुनाव आयुक्त थे उनका एक लेख है एक्सप्रेस में जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले और बाद के मतदाताओं के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा है वो उचित नहीं है। असम में बंगाल मूल के मुसलमानों के लिए भाषा के इम्तिहान को लेकर सवाल है। उदयपुर फाइल्स पे रिलीज पर रोक है, और एक जो टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव गुड़गांव में जिसकी बहुत ही उनके पिता ने ही उनकी हत्या कर दी, उसको लेकर कई सारे सवाल हैं। और आखिरी में फिर ये भी है कि प्राचीन स्त्रियां सेक्स के बारे में कैसे बातचीत करती थी, ये एक हम लोगों ने खबर उठाई है BBC से। तो राजेश 75 साल की तरफ चलते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, मोहन भागवत ने खुद मतलब डायरेक्ट नहीं कहा है उन्होंने। उन्होंने मोरोपंत पिंगले के हवाले से ये बात रखी, लेकिन है बड़ी मतलब इस मौके पे बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी सामयिक है, क्योंकि रिटायरमेंट की चर्चा आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभी 2-3 दिन पहले किसी कार्यक्रम में
कहा कि मतलब ये रिटायरमेंट की चर्चा की उन्होंने कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मैं वेद उपनिषद करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। तो ये चर्चा तो चलती रही है। वो उसका कारण ये है कि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या वो मरहूम जसवंत सिंह साहब हो, या और तमाम लोग, जो वो जो बनाया था ना वो मार्गदर्शक मंडल। मार्गदर्शक जो मंडल बनाया गया था, वो उसमें यशवंत सिन्हा वगैरह तमाम और भी नेता जो है मतलब रखे गए थे। तो वो 75 साल की उम्र के को ध्यान में रख के ये सब व्यवस्था की गई थी। और ये कि एक परसेप्शन पार्टी के भीतर नीचे तक जो है पहुंचा था ये वाला। और इस बिना पे जो है कई सारे राज्यों में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट काटे गए चुनावों में, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। आप पिछले चुनावों की याद करेंगे तो कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट कटे इस आधार पे। अच्छा, इसमें एक मजेदार बात ये हुई कि जब बात खुद पे आने लगती है ना, तो फिर वो जो है उससे पीछे हटा जाता है। तो फिर ये सफाई दी गई, आपको याद होगा, अभी भी दी जाती है कि नहीं भाई, ऐसा पार्टी में कोई नियम है नहीं है। कई सारे लोगों को, बड़ी लंबी लाइन जो लगी हुई थी, उसको जो है साफ कर दिया गया। और फिर अब ये कहा जाने लगा कि साहब नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश का उदाहरण अगर लें तो बाबूलाल गौर जो एक 10 बार विधानसभा का चुनाव जीते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका टिकट वो सरताज सिंह, जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह को चुनाव हराया था, सरताज सिंह का टिकट कटा इसी 75 के फॉर्मूले में। ये 75 का फॉर्मूले ने बड़ा तहलका मचाया था। 3-4 साल पुरानी बात है, 5 साल पुरानी बात है। बड़ा गदर मचाया था भारतीय जनता पार्टी में, और लोगों ने बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उस समय। तो खैर, अब ये भागवत जी ने फिर छेड़ दिया है ये। और ये संयोग ये देखो आप कि अब दोनों ही जो है इस सितंबर में 75 के हो रहे हैं। और 6 दिन बल्कि भागवत जी सीनियर है, मतलब उनका तारीख जो है 11 सितंबर है और मोदी जी की 17 सितंबर है। तो बात तो खैर उन्होंने रख दी है अपनी। अब इस पे चालू हो गया है, और विपक्ष भी जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, दिलचस्पी ले रहा है, और ये सवाल खड़ा कर मजे रहा है। मजे ले रहा है, हाँ, मजे भी ले रहा है। मजे मजे लेगा, क्यों नहीं लेगा मजे, मजे बिल्कुल लेगा। और वो ये सवाल कर रहा है कि भाई अब देखना है, मतलब मोदी जी ने आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को और जसवंत सिंह को और इनको और उनको मतलब कर दी, भेज दिया, घर भेज दिया। अब ये खुद क्या करते हैं, मतलब खुद पर इसको किस तरह से लागू करते हैं। तो ये अब ये चलेगा अभी, क्योंकि ये बात रखी है किसने, मोहन भागवत ने। अब मोहन भागवत का 2024 के इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से लेकर के और अभी तक जो उनके जो बयान रहे हैं, जो कुछ उन्होंने अपने अंदर के जो भाव रखे हैं पब्लिक डोमेन में, उसको कनेक्ट करके अगर हम देखें तो ये वो उसको 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 कनेक्ट करके भी देखना पड़ेगा। और देख रहे हैं लोग कि वो कौन सी लाइन लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी चुनाव हुआ नहीं है, होना है। तो उस संदर्भ में भी ये देखा जाएगा और देखा जा रहा होगा। तो है तो मतलब बात में जो है, अब वो चलेगा अभी सितंबर तक, तो चलना ही है। सितंबर तक, मतलब अभी इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ही चलेगा। इसमें दो और तीन लोग प्रतीक्षा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी करेंगे और बाहर के भी करेंगे, कि भाई मोदी जी इस बारे में क्या और किस ढंग से रखते हैं, और अपना मतलब स्पष्ट करते हैं कि भाई वाकई कुछ सोचा जा रहा है क्या। क्योंकि बीच में आपको याद होगा ऐसी चर्चाएं भी चली थी कि शायद 2029 के पहले मोदी जी के रिटायरमेंट की चर्चाएं तो पहले से चल रही हैं। और उसी संदर्भ में ये उन्होंने फिर उसको ताजा कर दिया एकदम, और मोहन भागवत ने किया है। तो ये अभी चलेगा, इसमें लोग मजे भी लेंगे कई, और सवाल भी करेंगे, और चलेगी ये बहस। इसमें जो 2-3 बातें मुझे लगता है कि जो 75 साल के होने की जो बात चल रही है, और जिसमें एक तो ये कि जो संघ के जो लोग जिस तरह से बात करते हैं वो इशारों में बात करते हैं,
और अक्सर उस पे दो अर्थी संवाद होते हैं, उसमें होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ये उनका एक लगातार और एक लंबा एक वो भी एक परंपरा रही है उनकी कि वो हाँ, हमने कहा था पर हमारा मतलब कुछ और इस तरह से था, वो किसी और बात के लिए कह रहे थे। तो वो एक तो ये, वो श्लेष वो अलंकारों में बहुत सारी बातें करते हैं। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी तो कहती है, पर वहाँ पर जो आंतरिक असहमतियाँ जो हैं साफ-साफ कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ती। तो ऐसा कोई अंदर से ऐसा नहीं कह रहा, वो एक अपने आप में बहुत ही अपने आप को अनुशासित पार्टी समझती है, जिसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोई चुनौती या कोई ऐसी बात नहीं करता कि भाई साहब जैसे ये अगर आपको याद हो कि दूसरी पार्टियों में लगातार हुआ था जब जब नरसिम्हा राव थे तो शरद पवार ने कैसे किया था, या उसके बाद जो है नरसिम्हा राव जब गए थे तब वो कैसे गए थे। तो लगातार ये वहाँ पे आंतरिक असहमतियाँ और जिसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादियाँ जो है सार्वजनिक मंचों पे लगभग नहीं ही दिखलाई पड़ती। तीसरा ये कि नरेंद्र मोदी के का कोई अभी उनके पास कोई अपवाद या क्या बोलते हैं विकल्प उस तरह से है नहीं कि भई उनकी जगह कौन, क्योंकि अगर किसी को जाना होता और एक व्यवस्थित तरीके से आप सोचते तो वो एक एक सेकंड लीडरशिप रंग की खड़ी करता। तो जो मुझे नहीं लगता कि वो अ, लोग ऐसा कहते हैं कि अमित शाह हैं या योगी आदित्यनाथ हैं या ये जो उभरते हुए जो नेता देखा जाएगा तो उसके बाद उत्तराधिकार का कोई रास्ता या कोई व्यवस्था उन्होंने बनाई है। तो अभी वो एक उस अमरत्व के इल्हाम में है कि अभी तो सब ये लगातार चलते रहने वाला है और इसको लेकर आगे अभी फिलहाल कुछ आगे होता हुआ उस तरह से दिखलाई नहीं दे रहा। तो ये तब तक के लिए मुझे लगता है कि टाइम पास है और इस बारे में लोग लगातार बात तो करते रहेंगे, पर नरेंद्र मोदी मुझे नहीं लगता है कि ये और उनके बिना उनके बिना और उनकी किसी दूसरी छोटी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की प्रासंगिकता और उसकी क्या बोलते हैं और आरएसएस की भी एक वो अब खतरा शायद अब उठाने लायक दोनों ही नहीं है। हालाँकि पीछे हरदोष बल की जो खबर आई थी, जो हमने छापी थी कि आरएसएस अब नरेंद्र मोदी से आगे निकल गया है। जो नई जगहों पे जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे मोदी जी के पोस्टर्स प्रमुखता से नहीं लगते हैं। वहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं, जो दरअसल वो राजनेता भी उस तरह से नहीं है, जो बहुत सक्रियता से अपने जिसको बोलते हैं कि एक पर्सनैलिटी कल्ट हो या कैरेक्टर लेकर सामने खड़ा हुआ हो, वो लोग तो अभी जो भी एक अंग्रेजी में एक कहावत ये है कि जिसको बोलते हैं टीना की देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प ही नहीं। पर उसका जवाब ये होता है कि एजेआईबी होता है, एजीआईबी होता है कि एजेआईबी, तो एनी जोकर इज बेटर। तो अब आरएसएस और बाकी लोगों में ये निकल चुके हैं कि अब कोई भी उठा के लगा दो तो वो अब मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर उड़ीसा हो, आप झारखंड में जैसे पहले थे, तो हर जगह वो ऐसे लोग हैं जो कि दरअसल उसको कद्दावर राजनेता कहते हैं, जैसे बाबूलाल गौर की आप बात कर रहे थे, या तो उन लोगों का नंबर अब उस तरह से आता नहीं है। तो अब एक बड़ा नेता है, तो नरेंद्र मोदी हैं और उसके नीचे सारे जो हैं वो बहुत बड़े नेता, उनमें से कोई भी नहीं है जिसको हम कहें कि हाँ, ये आप गुजरात में देख लो कि किस तेजी से मुख्यमंत्री लोग बदले हैं और उनका खुद का कोई कितने कद्दावर वो हैं जो इस समय स्थानीय स्तर पे। तो आप कहीं नहीं देखते कि दरअसल वो उसको बोलते हैं मतलब कहाँ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे और अब जो है यादव साहब वो कितने बड़े नेता है। मेरे ख्याल से जो बड़े प्रदेशों में तो वैसे भी कई सारे नेता मुख्यमंत्री ऐसे भी बने हैं जो उनको उस राज्य में भी हर तरफ उनको उस तरह से शायद लोग नहीं जानते होंगे या उस तरह से नहीं देखते होंगे। आप बोल रहे थे कुछ? छोटे छोटे राज्यों में भी बड़े ही क्या छोटे राज्यों में भी ऐसा ही है। हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री धामी तो खुद जो अभी बनाए हैं वो अपना चुनाव हार गए थे। वो पहले राउंड में तो विधायक भी नहीं बन पाए थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर 6 महीने बाद फिर चुनाव लड़ाया गया। आपने एक बात कही कि ये जो मामला है ये टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं लगता, जो मोहन भागवत जी का बयान है और इसमें विपक्षी मजे लेंगे। ये बिल्कुल तय बात है, क्योंकि आप हम लोग देख रहे हैं लगातार भाजपा का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। एमपी में अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, जबकि उनके मूल जो पार्टी का संविधान है उसमें तय सीमा है ना कि 3 साल, 5 साल, 2 साल जो भी है
उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन वो लगातार उन्होंने अपने ही संविधान को कहा कि नहीं अभी तो आप सेट है, 6 साल विस्तार कर दो, 2 साल विस्तार कर दो, ये सब चलता रहा। जी उसूलन ऐसा होना चाहिए था, पर कहानी की मांग जो है राजेश ऐसी नहीं है कि ये इस तरह के नहीं, खतरे वो उठाएगी। देखो, संविधान जो है ना, संविधान बनाया पार्टी को चलाने के लिए, संविधान बनाया हुआ होता है, तो वो पार्टी को चलाना बड़ा काम है, मतलब तो संविधान को उस हिसाब से किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। खैर, मैं इसमें एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहन भागवत ने, ठीक है, वो लोग बहस करेंगे, मजे लेंगे और आनंद उठाएंगे, उसमें कल आनंद की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन मोहन भागवत चूंकि संघ के प्रमुख हैं, और वो जो अपन ने एक स्टोरी का जिक्र किया, हरतोष बल्की के साहब, वो आरएसएस अब आगे हो गया है और बीजेपी पीछे हो गई है, तो मोहन भागवत 6 दिन बड़े हैं, वो आगे हैं अभी, मतलब अगर जन्म तिथि को अगर अपन उस पर गौर करें तो वो मोदी जी के बरक्स जो है 6 दिन सीनियर है, आगे है वो, और वो ये साबित कर सकते हैं। भाई मोरोपंत पिंगले ने ये कहा था कि उन्होंने संघ को ये सिखाया कि 75 साल की उम्र अगर आपकी हो जाए तो आप सेवानिवृत्त हो जाइए और लोक समाज की, देश की सेवा करिए चुपचाप, और सेवानिवृत्ति ग्रहण कर लीजिए। ये पिंगले साहब ने सिखाया। तो मोहन भागवत 11 सितंबर को हो रहे हैं 75 के, तो वो ऐसा करके, मतलब रिटायरमेंट को स्वीकार करके और अपने पद से मतलब इस्तीफा देके या जो भी, मतलब उसको करके ये मिसाल पेश कर सकते हैं और मोदी जी को दबाव में ला सकते हैं। मोहन भागवत, उनके पास बहुत बड़ा मौका है, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाँ वो बिल्कुल। 6 दिन बड़े हैं वो मोदी जी से। दूसरा इसमें ये भी है कि भारत की जो इसको बोलते हैं मीडियन एज जो है, मतलब भारत में आधे लोग 30 साल से नीचे के हैं, तो उसमें जो सत्ता चलाने का जो काम है, जो अनुभवी लोग जो चाहिए होते हैं, तो वो कितने बूढ़े लोग रख सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। और क्योंकि दूसरी जो बड़ी बात ये भी है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, बाकी पार्टियों में भी कोई नई जो नौजवान पीढ़ी के नेता उभरते हुए नजर नहीं आ रहे होते। तो ये एक एक दरअसल एक राष्ट्रीय संकट भी है कि जो लोग, जैसे हम जाति जनगणना के बारे में बात करें कि जितनी आबादी उतना हक, तो हक तो उनका भी होना चाहिए जो कि जिनकी संख्या ज्यादा है, जिसमें आधे लोग जो है 30 साल से नीचे के लोग, तो उनको हम कहीं कहाँ जगह देने वाले होंगे। मेरे ख्याल से इस पर हम कोई बात नहीं कि अच्छा मोदी नहीं तो फिर कौन, तो इस पे भी तो 10-20 जो कौन से पत्ते हैं जो उसमें जो सडनली तुरुप के बनेंगे, बन सकते हैं, तो वो भी एक दिलचस्प होगा। सितंबर तक लोग खासी, मेरे ख्याल से वही मैं कह रहा हूँ कि लोग जो है कयास लगाएंगे इस बारे में, सट्टा खेलेंगे और इस बारे में मजे लेंगे, पर मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है। ये अभी मोदी जी रहेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और ये जो मोदी तुम जी के कह रहे हो कि हेटर्स तो खुद को तैयार कर रहे हैं। सिद्धांत संविधान नियम जो है, ये सब शिथिल किए जा सकते हैं। इतने बड़े महान व्यक्ति के लिए ये जो है कोई छोटी बात है कोई इसमें, और इतना कुछ मोदी किया है जी के पार्टी के शासक लिए, जी, मोदी जी के पार्टी के लिए। शासन और के जो आलोचक हैं, आलोचकों को खुश करने के लिए ये खबर अच्छी है। बाकी मोदी जी अगले साल भी प्रधानमंत्री हमें दिख सकते हैं। विस्तार, पार्टी कार्यकाल का विस्तार चलता है। पार्टी और संघ और ये सब जो है, ये उन्हें पता है कि जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए, उसके बिना ये सब कुछ, मोदी है तो मुमकिन है, तो अगर मुमकिन रखना ही चीजें तो फिर वो कुछ उसमें शायद ही कुछ करे, क्योंकि उसके लिए कोई उसूल, नियम, संविधान आप देख सकते हैं पहले भी कोई उसको लेकर कोई बहुत अधिक गंभीरता या प्रतिबद्धता की बात वो नहीं की। और जब ये सब उन पे लागू होता है, जो लोग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कि लेसर मॉर्टल, जो लोग, जो अब उनकी प्रासंगिकता उस तरह से नहीं रह गई है, जिनके बिना काम चल सकता है आपका, और उनका जो वो न्यूसेंस कम है, वो आपको एक तरह से राजनीति में अपना दबदबा नहीं दिखा पाते। तो अगर दिखा पाते तो कुछ ना कुछ कर ही लेते। वो किसने रोका था उनको? तो जिनसे हो पाया उन्होंने किया, और जिनसे नहीं हो पाया उनको फिर, तो
तो ये बहुत डार्विनियन जगह भी है जहाँ पे तो जंगल में फिर ज्यादा कुछ जो ताकतवर है वो अपनी जगह बना के रखता है। तो अभी 1 नंबर पे मोदी जी हैं, उसके नीचे शायद 10वें 12वें 15वें नंबर पे वहां से फिर लाइन वहां से शुरू होती है, उसके नीचे बीच में कोई है नहीं है। एक दूसरा तो मतलब बयान का अगर आप राजनीतिक संदर्भों में अगर हम इसकी व्याख्या करें भागवत जी के बयान की 75 पार वाले मामले की, तो आप देखिए कि ये एक परसेप्शन है और ये इसकी एक मान्यता रही है कि जो पूरा संघ का परिवार है उसमें संघ का जो फैसला है या संघ की जो मंशा है अंततोगत्वा उसी पे चलता है पूरा परिवार, और वो अभी तक सर्वोपरि रहा है। संघ ही सारे को डील करता रहा है और निर्णय लेता रहा है, और उसके फैसलों को धरती पे उतारने का काम ये परिवार के जितने मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो सब करते रहे हैं। यही हम लोगों ने देखा है, जाना है। मगर भागवत जी का बयान अगर आप राजनीतिक इसकी समीक्षा करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो ये भी दर्शाता है, ये अगर लाइटर नोट पे हम लोगों ने जो बात की अभी उससे हटके थोड़ी इसको गंभीरता के स्तर पे अगर बात करें, तो उनका बयान ये भी दर्शाता है कि संघ को ये कहना पड़ रहा है कि भाई अमुक शख्स जिसकी उम्र 75 साल होने जा रही है, उसको हम तो जो है मतलब नहीं उसको डिस्टर्ब कर पा रहे हैं। नेचुरली उम्र के तकाजे पे मगर अगर सेवानिवृत्ति हो जाती है तो ठीक है, वरना मतलब हम वो संघ की स्थिति भी इसमें प्रकट हो रही है। आप जरा गौर करिए, वरना संघ का क्या होता था कि संघ साहब जो है, संघ ने अभी तय नहीं किया है मतलब, और संघ जिस दिन तय कर लेगा उस दिन ये हो जाएगा, संघ जिस दिन तय कर लेगा उस दिन वो हो जाएगा। तो संघ की एक लाचारी या जो संघ सारी चीजों को चलाने वाला रहा है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं प्रकट हो रही है कि जो चीजें चल रही हैं मोदी जी की सदारत में, उनकी लीडरशिप में, उसको एकदम जो है डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, या संघ कम से कम ऐसी स्थिति में नहीं है। ये भी मतलब क्योंकि वो उम्र की बात करने लगे ना कि ये 75 में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, और अगर वो खुद भी नहीं लेते हैं, अगर वो सितंबर में खुद नहीं लेते हैं भागवत जी, तो फिर मतलब और भी ये बात पुख्ता होगी कि वो संघ का जरा वो भले ही स्टोरी में आगे सारे नियम सब पे लागू नहीं होते। पर मुझे लगता है कि देखिए मोदी जी को अगर हटाना था संघ को, या ये कहना है कि आप हो गया बहुत, उसके तो बहुत सारे कारण है कहने के। मतलब उनकी जो उनकी इनकम्पिटेंस है, जो उनकी एरोगेंस है, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, जो उनके जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की जो नाकामियां दिखाई हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे समाज की हो, चाहे भारत में ही चीजों को लेकर हो, तो मोदी जी को इस पद से डिस्क्वालीफाई करने के लिए संघ के पास बहुत सारे दूसरे कारण हैं। उम्र जो है वो सबसे घटिया और सबसे छोटा कारण है इसका, कि उम्र के कारण अब आप जो है इसमें नहीं रह सकते। ये मतलब जैसे ये ऐसा है कि ये फाउल आपने कर दिया, जबकि आप पूरा जहाँ जो अब पूरा मैच ही खराब हो चुका है दरअसल पिछले 11 सालों में, जो जिसको हम लोग देख रहे होते हैं। तो अगर हम इस बात में, और ये सबसे मजेदार बात इसमें ये है कि अगर आप चाहे वो राजनीति की, चाहे गवर्नेंस की, चाहे राष्ट्रीय उसकी हितों की, अगर आप गंभीरता को देखते हैं तो वो उसमें जो मोदी जी की असफलताएं काफी हैं डिलीवरी के लेवल पे, कि उनको आप बोलें कि भाई हो गया है आपका ये। पर अगर आप बोले नहीं उम्र के कारण आप जाइए, ये मतलब अपने आप में वही अपने आप में एक बहुत ही जो है विडम्बनापूर्ण बात है। क्योंकि अगर हम संघ के और भागवत जी के भी अगर जहन में राष्ट्रीय हित होते, तो वो उन बातों पे सवाल करते, उन बातों पे कहते कि भाई लोगों को नहीं रहना चाहिए इसके बाद, अगर ये सब भी किया, चाहे नोटबंदी की या लोगों से नोट डब्बे बजवाए, और जो है इतना सारा कोविड में माइग्रेशन हुआ, बाकी जो दूसरी जो ये सारा जो विपक्ष को जैसे खत्म किया गया, ये सब क्या राष्ट्रीय हित में था? अभी तक वो 4 उनको तो पकड़ नहीं पाए पहलगाम के जो थे, उसके बाद उन्होंने जंग छेड़ दी। तो ये सारे इन पे कोई बात करने वाला नहीं, जो कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं
जिसकी कीमत लोगों ने चुकाई है। बहुत 600 किसान जिनके कारण जो है मर गया, और उन्होंने कहा कि मेरे कारण मरे क्या। तो ये जो, और हर दिन हम सुनते हैं कि किसी न किसी जो देश के नागरिक हैं, भले ही वो मुसलमान हैं, उनको निशाने पे बना के जो है मारा जा रहा होता है। तो उस पे आप असल में ये जो उल्टी सीधी जो बातें कर रहे होते हैं कि आज हम बोलेंगे कि सारे जो लोग यहाँ पैदा हुए वो सब भारत के लोग हैं, और आज फिर वो नहीं है, फिर वो कल वो आप बोलेंगे कि नहीं आरक्षण ठीक नहीं है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं संविधान भी ठीक है और अम्बेडकर भी ठीक है, फिर मनुस्मृति को लेके आ जाएंगे। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ कंफ्यूजन जो संघ जो करता रहता है, उससे ये समझ में आता है कि वो वही है कि लोग इशारे समझते रहिए, आप ताड़ते रहिए कि क्या मतलब है उसका, और उसके हम राजनीतिक विश्लेषण करते रहेंगे। पर दरअसल जो देश के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपकी कोई पोजीशन है नहीं आपकी, और आपने उसके बारे में कोई भी जिसको बोलते हैं ना कि आपने कोई स्टैंड नहीं लिया जो है उस तरह से। तो अगर हम ये कहें कि ये, और इसलिए मोदी जी को इसलिए नहीं जाना चाहिए कि उनकी उम्र 75 की हो गई, मुझे नहीं लगता कि ये, और किसी भी लोकतंत्र पे नहीं होनी चाहिए उनका, किसी का जाना और किसी का होना उनके काम के जो उन्होंने प्रदर्शन किया है उसके आधार पे होनी चाहिए। इसलिए ये मुझे ये बात थोड़ी सी मतलब लगता है कि ये इसकी कोई गंभीरता उस तरह से नहीं है। भले ही हम, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सिर्फ टाइम पास किया जा सकता है और मजाक किए जा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सब लोग इसको, अगर भागवत जी रिटायरमेंट ले लेते हैं सितंबर में तो फिर गंभीरता बहुत बढ़ जाए। नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है किसी, वो कोई करियर पाथ थोड़ी ना है, वो तो एक आपने क्या बोलते हैं, एक स्टेट ऑफ लिविंग है, वो तो आपने एक जीवन का रास्ता चुना है। तो उसमें वो 75 साल की जो बात थी वो संघ पे लागू नहीं होती उस तरह से, जिस तरह की बीजेपी में लागू की गई थी बतौर एक प्रिंसिपल, इसमें सबको मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था। पर वो सब लोग बहुत अधिक प्रासंगिक थे नहीं, वो लोग पुरानी पीढ़ी के लोग थे जो कि वैसे भी खर्च हो चुके थे उनके हिसाब से, और नया खून यहाँ पे लाना जो कि मोदी जी लेकर आए। और फिर जो सवाल, फिर मैं जो वापस कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि उन 11 सालों में जो उनका प्रदर्शन रहा, जैसे कि हम किसी को भी नौकरी पे रखते हैं तो बोलते हैं KRA है तुम्हारा, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, और डिलीवरेबल ये है तुम्हारे, तो उनके आधार पे देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा देश को मजबूत किया, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर की, देश में गरीब कम किए, देश में नौकरियां बढ़ी, देश में स्कूल बढ़े, देश में अस्पताल बढ़े, देश का जो है कहीं मतलब उनका काफी गौरव बढ़ा। पर मेरे ख्याल से ये बात हम उसी अनुपात में देश के लिए नहीं कह सकते। ये ये बड़ी बात थी जिसपे अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है और उनके लिए राष्ट्रीय हित अगर महत्वपूर्ण है तो उनको इस पे कुछ करना चाहिए था, जो जो ज्यादा जरूरी और सबके लिए शायद एक प्रभावी चीज भी होती, जो कि वो करते हुए नहीं दिखलाई पड़ते हैं। वो अभी भी यही मतलब इस तरह की हम बात कर रहे हैं कि नहीं, कि आपने जो है आपकी उम्र हो गई तो आप जो है वो इसलिए अब आपको नहीं रहना चाहिए, ये मजेदार बात है। इसलिए आगे चलते हैं इस पे, परीक्षा पे चर्चा जो है, तो ये परीक्षा पे चर्चा का खर्चा बढ़ गया। हालांकि पढ़ाने के लिए जो पैसे थे, हमने कुछ दिनों पहले ही खबर छापी थी कि स्कॉलरशिप देने के लिए सरकार के पास फंड की कमी बताई जा रही है। पर परीक्षा पे जो चर्चा मोदी जी करते हैं उसको, उसमें जो है 7 साल में 522% बजट बढ़ा है उसका, 7 साल में पिछले 522%। 18.8 करोड़ रुपए परीक्षा पे चर्चा पे सरकार खर्च करेगी, और उसमें मोदी जी बताएंगे, जिनके बारे में एक चीज जो बहुत प्रख्यात चीजों में से एक ये भी है कि उनकी डिग्री ही जो है वो संदिग्ध है, जिसके बारे में लगातार लोग बात करते हैं, और वो डिग्री अभी तक वो कहीं ठीक से तसल्लीबख्श तरीके से दिखा नहीं पाए। वो बताएंगे बच्चों को, जिसमें हम 30 साल से नीचे का जो भारत है कि परीक्षा तुम कैसे दोगे और कैसे तुम सफल होगे, कैसे कामयाब होगे, कैसे तुम्हें नौकरियां मिलेंगी, कैसे तुम्हारा भविष्य जो है उज्जवल होगा, और जो कि हम होता हुआ देख रहे हैं, जिस पे वो चर्चा कर रहे हैं उसका। तो एक तरफ बात है और साथ में उसका साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इसी पे जो बात है, अगर जो मैंने कहा कि प्रदर्शन की बात है, जो अध्वर्यु का जो कार्टून और जर्नल ने लगाया है, वो
है जिसमें 5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी के ऊपर एक टूटा हुआ पुल जो अभी बड़ौदा का जो है हमारे सामने, जो हम देख सकते हैं, उस पे जो देश का एक ट्रक है जो कि फंसा हुआ है और वो पुल जो है कहीं जा नहीं रहा है, वो बीच में ही टूट के गिर पड़ा और जिसको लेकर पूरे देश में 2-3 दिन से चर्चा हो रही है कि इसको लेकर फिर अगला जो नोटबंदी वाला भी मामला है कि जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा इससे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 500 रुपए के नोटों के बारे में खबर है जो आरबीआई ने दी है संसदीय समिति को कि 37% की नकली नोटों में 1 साल में वृद्धि हुई है। तो ये जो नकली नोट है, ब्लैक मनी है, करप्शन है, पुल टूट रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया प्रदर्शन की जो मिसालें यहाँ पे कायम हो रही हैं। और मैंने इसलिए वो वीडियो लगाया जो उन्होंने जापान में जाके भारतीयों का मजाक उड़ाते हुए, जिसमें वो 12वें मिनट में ये कह रहे हैं कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, और उसमें हंस रहे हैं और ताली बजा रहे हैं और लोग भी वहां पे हंस रहे हैं। ये सबसे जो जो मेरे ख्याल से मोहन भागवत या आरएसएस के लोग ये सब देख के इनको क्या लगा, मुझे इस बारे में किसी को पता नहीं चलता कि वो उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में। मुझे या किसी भी घर में जहाँ शादियां होती हैं, जो बेटियों की शादी लोग करने जाते हैं, तो उनके लिए ये उनका ही मजाक इसमें उड़ाया गया है। तो वो ये एक और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बताने के लिए कि हम अब भ्रष्ट नहीं रहे, अब तो अब बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाएगा। और ये मतलब जो बातें जो रामदेव जैसे लोग कह रहे थे, जो नमूने कारोबारी लोग हैं, वो उनको उनकी बातों को हम सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे। पर आज की खबर ये है कि भाई 500 रुपए के नोट हैं, आपने पहले 1000 के नोट खत्म किए, फिर 2000 रुपए के नोट लाए, फिर वो भी वापस ले लिए। ये सब आपने किया पूरे व्यवस्था में, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफें हुई। और उसके बाद अब आप बता रहे हैं कि वो भी ठीक से आपसे प्रबंधन उसका नहीं हो पाया। तो ये स्वीकार करने में भी किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कि पर जो आप कह रहे थे वो तो नहीं हो पाया उस तरह से, और इसलिए ये सवाल है। कश्मीर में हम चलते हैं तो वहां पे मीरवाइज उमर फारूक को जो है नजरबंद कर दिया गया और शुक्रवार को जो जुम्मे की नमाज थी वो उसमें नहीं पढ़ा क्योंकि वहाँ शहीद दिवस था। और जबकि हम ये आप ये नोट कर चुके होंगे कि वहाँ भी अब लोकतांत्रिक सरकार है और उसके बाद भी लोगों को जो है धर्म की या अपनी बात कहने की उनकी आज़ादियाँ उस तरह से नहीं हैं, और 370 भी नहीं है उसके बाद भी उस तरह से नहीं जैसे कि बाकी देश के बाकी हिस्सों में। बिहार पे हम लोग लगातार बात करते रहते हैं और मैंने नितिन सेठी और आयुषी कर से कल बात की थी, जो आज उसका वीडियो आएगा, तो उसमें भी हम लोग यही कि जमीन की जो हकीकत है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और उनकी खबर ये थी कि ये बंगाल की तरफ वहां पे पहले से बोल दिया गया है कि भाई ये आगे होने वाला है। इनकी दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं, बढ़ती जा रही हैं, और उसमें ये भी सामने आया है कि जो लोगों से ज्यादा जो लोग जिनको कहा गया है कि ये सब आपको सुनिश्चित करना है 25 जुलाई तक, वो सब बहुत परेशान है क्योंकि ये एक अनमैनेजेबल एक तरह से टास्क उनको दिया गया है। इसके लिए ना तो कोई सर्व सहमति विकसित की गई, ना उनकी ट्रेनिंग उस तरह से हुई, ना उनको तो ये अपने आप में कई स्तर पे त्रासदी की तरह जो है लोगों पर आएगा और जिसके दूरगामी नतीजे होने वाले हैं। राजेश? हाँ, बहुत सारी इस पे स्टोरीज आ रही हैं, अखबारों में आ रही हैं, डिजिटल मीडिया में बहुत काम किया जा रहा है, जमीन पे जाके लोग काम कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो उसमें यही निकल के आ रहा है कि लोगों को बड़ा डर है, लोग भय हैं, लोग आशंकित हैं, तमाम तरह की आशंकाएं हैं उनके मन में। तो उनसे फॉर्म मान लीजिए ले भी लिया गया है, तो वो जो 1 अगस्त से और 31 अगस्त के बीच उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, तो वो कौन से मांगे जाएंगे, कई तरह के भ्रम भी काम कर रहे हैं। और वो जो कहा गया था कि साहब घर घर जाके हम फॉर्म देंगे और घर घर जाके फॉर्म जो है भरा जाएगा, वो सब चीजें भी जो है सवालों के घेरे में है। वो काम कितना हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो वो सारी चीजें वहां चल रही हैं और जो कि
मतलब बाहर उस तरह से आ नहीं रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बहुत कम दिखाई देने को मिल रहा है, लेकिन जो जो जहाँ भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे वो लवासा साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, अशोक लवासा जी ने, जो कमिश्नर थे वहाँ, आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त, और आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने भी एक काल्पनिक पत्र लिखा है। पहले मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे सुकुमार सेन साहब, उनकी तरफ से उन्होंने एक काल्पनिक पत्र लिख दिया मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त को, और उसमें उन्होंने बताया है कि जब कैसे उन्होंने पहला चुनाव कराया था और आर्टिकल 326 के तहत क्या क्या चीजें और किन किन चीजों की चिंता की थी। बुनियादी बात जो उन्होंने लिखी है वो यही है कि जो गरीब तबका है, जो जो संसाधन जिसके पास नहीं है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, और दूर दराज रह करके लोग पलायन करके काम करने के लिए जाते हैं, वो सारी चीजें देखी जानी चाहिए। और जो अंत में इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है, मत देने का मताधिकार, वो सुरक्षित रहना चाहिए, उसकी चिंता करना चाहिए। और जो जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है या जो रूलिंग पार्टियां हैं, उनके बजाय आम आदमी की, लोकतंत्र में लोक की चिंता की जानी चाहिए, उसके अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, ये उन्होंने काल्पनिक पत्र में लिखा है। और भी चीजें हैं, और इसलिए देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 21 तारीख तक जवाब मांगा है और 28 जुलाई को सुनवाई करने वाली है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें फाइनल अपना वर्डिक्ट देगी वो, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये सब बहुत बड़ा काम है, 8 करोड़ लोगों की जो है तस्दीक करना। और फिर वो जो 2003 लवासा जी ने जो बात लिखी है कि 2003 की मतदाता सूची के पहले और मतदाता सूची के बाद, इन दोनों में फर्क करना, ये भेदभाव, ये बिल्कुल तार्किक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। तो ये वो जो 2003 के में जिनका नाम नहीं है, उनसे उन्होंने जो दस्तावेज मांगे हैं तमाम, वो वहां अभी भ्रम पूरा कायम है। वो जो इलेक्शन ऑफिस ने जो विज्ञापन दे दिया था कि नहीं साहब, फॉर्म तो वहां पता चल रहा है कि उसी अंदाज में भरे जा रहे हैं, फॉर्म में जो है कोई दस्तावेज लिया नहीं गया है, मानो टोटल भ्रम की स्थिति है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं साहब, सारे दस्तावेज जो मांगे गए हैं 11, वो आपको देना ही पड़ेंगे, और उसकी जो स्क्रूटनी है वो हम 1 महीने के पीरियड में करेंगे। उधर बीएलओ लेवल पे भ्रम है, मतदाता या वो जो नागरिक के मन में भ्रम है, नागरिकता के सत्यापन का भी सवाल है कि कहीं इससे जो है हमारी नागरिकता तो नहीं वो की जाएगी। तो ये सब वहां चल रहा है, और अभी 28 तक तो मतलब वाकई जो है बड़ी भ्रम की स्थिति है कि ये क्या है, क्या असल में वहां बिहार में भी है और दूसरे दिमागों में भी है। राधिका यादव को लेकर गौरव, क्या ये जो खबर है इसको लेकर आप बताएं क्या? पुलिस राधिका यादव वाले मामले में पुलिस ने उनके पिता दीपक यादव की 1 दिन की रिमांड मांगी है। उन्होंने आरोप स्वीकार कर लिया शुरुआत में कि भाई ठीक है, गोली मैंने ही मारी है, और ये वजह सामने आई है कि वो तानों से बड़े परेशान थे, उन पे बड़े ताने परिवार के नातेदार रिश्तेदारों के लग रहे थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें शुरुआत में निकल के इस मामले में आई। तो पुलिस ने अभी रिमांड ली है, इस मामले में आगे भी जांच होगी कि इसके अलावा भी और कुछ वजहें हो सकती हैं, ये भी तलाशे जा रहे हैं इस मामले में। जी, तो इस पर सिद्धार्थ रामू ने एक फेसबुक पेज किया, जिसको मैंने अपने यहाँ, हम लोगों ने उसको अपने यहाँ इस्तेमाल किया है, और उनका ये सवाल है कि अगर वो लड़का होती राधिका तो क्या तब भी ताने पड़ते, और क्या तब भी पिता को इस बारे में गुस्सा आता कि, और उसमें ये सब सवाल, तो उनका ये कहना है कि ये एक पुराना जो एक पैट्रियार्की का सवाल भी है कि जहाँ पे एक पितृसत्तात्मक समझ के साथ जब चीजें होती हैं तो लोग जो है उसको उस तरह से देखते हैं, और उस कारण एक काबिल और प्रतिभाशाली खिलाड़ी को जो है इस तरह से उसके पिता ने मार दिया। राधिका जो है वो टेनिस की खिलाड़ी थी और एक कोचिंग एकेडमी जैसी कुछ चीज चलाती थी, और जिसके कारण
उनके पिता पर ये ताने वगैरह थे, हालांकि उनका खुद का भी बिजनेस कारोबार था प्रॉपर्टी वगैरह का। और उसके बाद वो इस बात से खासे वो ऐसा बताया गया, जो कि अभी पता नहीं है, क्योंकि ये चीजें अभी शायद सामने आएंगी। पर एक बदलते हिंदुस्तान की जो गुड़गांव, जहाँ पे हम कहते हैं कि वो एक आधुनिकता की तरफ बढ़ता हुआ एक ग्लोबल डेस्टिनेशन है, और वहाँ पे एक बच्ची है जो कि अपने पाँव पे खुद खड़ी है और एक एकेडमी चलाती है, खिलाड़ी है, और उसके साथ एक इस तरह की जब घटना होती है तो वो अपने आप में एक हमारे समाज के लिए ही दरअसल एक प्रश्न चिन्ह बहुत सारे छोड़ जाती है कि हम किस तरह से देखते हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे आसपास कई सारी ऐसी बेटियां हैं जो अपने पिता के जाने पर उनको मुखाग्नि वगैरह देती हैं, और ये सब एक बदलाव की निशानी भी है। और जब हम ये देखते हैं कि वो और वो भी हम इन तानों से, कोई ताने मार रहा है तो हम उससे निपट नहीं पा रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं इस तरह से कि क्या उसको हम रास्ता कैसे निकालें। तो वो एक तरह का काफी पेचीदा ये मामला है, पर साथ ही गंभीर भी है कि हम अपनी बेटियों को उस तरह से क्यों नहीं देख सकते जैसे कि हम अपने बेटों को देखते हैं। तो वो एक सिद्धार्थ का सवाल है, और फिर उसके पीछे उन्होंने कहा है कि हम कैसे जो पूरा सामंतवाद या जो ब्राह्मणवाद का जो समाज है, उन्होंने एक समाज शास्त्रीय व्याख्या करने की इस बारे में कोशिश की, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता फिर से शुरू हुई है, उसमें फिर टैरिफ के बारे में बात हो रही है। भारत ब्रिक्स के साथ है, तो ब्रिक्स के हर देश पे अमेरिका ने कहा है कि 10% और टैरिफ लगाएगा उस पर जितना लगा रहा था। उसके अलावा उस पे एक कल मैं ब्राजील में देख रहा था कि वो लूला साहब का एक स्पीच देख रहा था, तो उस पे आज हम लोग उसके बारे में बताएंगे कि आपको अगले न्यूज़लेटर में उसके बारे में। और एक म्यूजियम या शो जैसा कुछ हुआ जिसमें एक किताब है डेजी डन की मिसिंग थ्रेड, जिसमें वो दुनिया की प्राचीन महिलाओं को की शोध अन्वेषण करके बताई कि वो लोग सेक्स के बारे में कैसे बात करते थे। ये भी एक दिलचस्प है जिसपे गौरव, इसमें क्या खास तो है? वो इसमें ये बता रही हैं कि भाई हम लोगों की जो धारणा थी कि प्राचीन स्त्रियां अपनी यौनिकता को लेकर संकोची होती थी या मौन थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने बाकायदा बहुत पुरानी पुरानी कविताओं के मार्फत और जो पुराने दार्शनिक थे उनके मार्फत स्त्रियों को जो उन्होंने अपने क्राफ्ट में, साहित्य में या दर्शन में जगह दी है, उसके बहाने उन्होंने पूरा खंगाला है कि भाई धरती पे जैसे पुरुषों की यौनिक इच्छाएं थी, वो सदियों से महिलाओं की भी थी, वो अभिव्यक्त भी करती थी। और बाद में सामाजिक ढांचे वांचे बने और उसके बाद चीजें बदलती गई। तो मतलब ये कभी नहीं था कि वो मौन थी, वो तब भी मुखर थी। ये दिलचस्प हाँ, मतलब एक अगर हम लोग यहाँ तक सब जो है पीढ़ियां यहाँ तक आई हैं, तो जाहिर तौर पे इसको लेकर एक जिसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉमन सेंस और एक कलेक्टिव विजडम तो रहा ही होगा। ये किताब उस बारे में है कि वो ये देख रही है कि इसको किस तरह से हम उस नॉलेज को हम कैसे कंटिन्यूअस एक निरंतरता में कैसे लेकर आए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो आज की हमारा जो चर्चा है वो यहाँ पे खत्म करते हैं। हम लोग फिर हाजिर होंगे नए नए विषयों के साथ और बाकी चीजों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्रोग्राम को लाइक करिए और अपने हम ख्याल लोगों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि हरकारा जो है वो शोर कम रोशनी ज्यादा है, और साथ ही आपके पास वो सब लेकर आता है जो मुख्य धारा का मीडिया शायद आप तक उसको लाता नहीं है, या तोड़ता मरोड़ता है, या चुप रहता है, या वो उसकी जन पक्षधरता लगातार संदिग्ध होती जा रही है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो खबरें हैं, जो पत्रकारिता है और उनका जो अर्थात है वो आप तक जितनी शुद्धता के साथ और क्या बोलते हैं तस्दीक के साथ आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।
आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।